हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप का 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। आप लोग यदि उसको नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद एक मैराथन क्लास आएगा जिसमें पिछले के जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं और ये भी जो क्वेश्चन है इसको भी सब एक ही वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो पहला क्वेश्चन है, मसूर का वानस्पतिक नाम है। मसूर जो होता है, लेंटिल जो होता है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो लिंस स्कुलेंटा, ठीक है। लिंस स्कुलेंटा याद रखिएगा। मसूर का साइंटिफिक नेम लिंस स्कुलेंटा है। अगला है, मटर के आर्किल प्रजाति को भारत में कब पुनर्स्थापित किया गया था? मटर की एक प्रजाति है आर्केल, ठीक है। इस प्रजाति को कब पूरा स्थापित किया गया था? तो सन 1970 ईस्वी में। और कहाँ से किया गया था? तो इंग्लैंड से। अब पूरा स्थापित किया था, इसको थोड़ा सा यहीं पे समझ लीजिए। पूरा स्थापन का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है ना, जब कोई पादप का किस्म होता है, ठीक है, उसको किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से लाकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो उसी को बोला जाता है। यह जो वैरायटी है आर्किल, यह पहले कहाँ पर थी? इंग्लैंड में थी, यह भारत में नहीं थी, ठीक है। सन 1970 ईस्वी में इसको इंग्लैंड से लाके भारत में पहली बार लगाया गया तो यह क्या हो गया? पूरा स्थापित हो गया। तो इसी को बोलते हैं पूरा स्थापन। तो मटर की जो आर्किल प्रजाति है उसको भारत में कब पूरा स्थापित किया गया था? सन 1970 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आलू का रंग हरा किसके कारण होता है? ठीक है, आलू का जो रंग है वह हरा किसके कारण होता है? तो सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण? सोलेनिन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का पूरा स्थापित किस्म बताइए, ठीक है। देखिए, कुछ जो भी आपके सिलेबस में क्रॉप है उन सभी का कुछ कुछ पूरा स्थापित किस्म जो उसको याद रखिएगा। तो सोनारा 64 हो गया, लरमा रोज आ गया, ये सब गेहूं की पूरा स्थापित किस्में हैं। अगला है, गेहूं का मुख्य खरपतवार है। तो गेहूं का मुख्य खरपतवार क्या है? फैलेरिस माइनर। फैलेरिस माइनर जो है गेहूं का मुख्य खरपतवार है। इसको गेहूंसा भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो याद रखिएगा, गेहूंसा का साइंटिफिक नेम होता है फैलेरिस माइनर और इसे फैलेरिस माइनर के नाम से भी जाना जाता है। इसको गेहूं का मामा भी बोला जाता है, ठीक है। गेहूं का मुख्य खरपतवार कौन सा है? तो गेहूं का मामा या गेहूंसा या फैलेरिस माइनर। अगला है, गेहूं में एक रोग लगता है, रस्ट रोग, ठीक है। इस रस्ट रोग में जो कवक लगता है, ठीक है, उस रस्ट रोग के बारे में, अरे उस कवक के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले तो केसी मेहता ने बताया था, करमचंद मेहता ने बताया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, IIWBR कहाँ है? तो IIWBR का पूरा नाम पहले जान लीजिए। तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, जो कि करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। IIWBR इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पहले देखिए पंजाब में होता था, लेकिन अब भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। यदि आप लोगों को ऑप्शन में पंजाब देखने को सिर्फ मिलेगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं रहेगा, तो पंजाब के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि पंजाब ऑप्शन में ज़्यादा दे देता है। अगला है, बौनेपन के उत्तरदायी जीन है, ठीक है। गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? तो नोरिन 10। नोरिन 10 जो है गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एनी बॉरलाग ने इस जिन को बनाया हुआ था, इस जिन का उत्पादन किया था, प्रतिस्थापित किया था इस जिन को। अगला है, गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गन्ने का वानस्पतिक नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम। इस गन्ने को नोबल केन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेकरम ऑफिसिनेरम, गन्ने का साइंटिफिक नेम क्या है? सेकरम ऑफिसिनेरम। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। इसके कुल की बात करें तो ये ग्रेमिनी पोएसी कुल से आता है, ठीक है। अगला इसी में है ग्रामर क्वेश्चन, गन्ने में पुष्पक्रम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कभी कभी देखते हैं गन्ने के ऊपर से उसके पुष्पक्रम निकलने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एरोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एरोइंग। गन्ने के पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग बोला जाता है। अगला है, सेकरम ऑफिसिनेरम किस प्रकार प्राप्त हुआ था? तो जब सेकरम बारबेरी को सेकरम स्पॉन्टेनियम या नोबल केन से क्रॉस कराया गया था,
तो सैकरम ऑफिसिनेरम गन्ना जो है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, सैकरम बारबेरी का क्रॉस जब सैकरम स्पॉन्टेनियम से कराया गया था तो सैकरम ऑफिसिनेरम प्राप्त हुआ था। इसे नोबल केन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सैकरम ऑफिसिनेरम को विकसित किसने किया था। ये जो क्रॉस है, ये जो संकरण करा गया, इसको किसने कराया था या किसने विकसित किया था सैकरम ऑफिसिनेरम को, तो टी.एस. वेंकटरमन ने। टी.एस. वेंकटरमन ने सैकरम ऑफिसिनेरम को विकसित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं, तो शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यूबा को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्पादन की बात करें गन्ने के उत्पादन का तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। और यदि चीनी के उत्पादन का बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। IISR है, IISR का पूरा नाम क्या है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कब इसको स्थापित किया गया था, सब कुछ देखेंगे। तो IISR का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो कि लखनऊ में है। सन 1952 ईस्वी में इसको प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, IISR का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जिसको 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला है SBI का पूरा नाम है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कि तमिलनाडु में है, सन 1912 ईस्वी में इसको प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है ISI, तो इसका पूरा नाम है इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट जो कि कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मैंने भी आप लोगों को बताया थोड़ा सा, IISR का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो कि लखनऊ में है। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कि तमिलनाडु में। ISI इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट जो कि कानपुर में है। ठीक है, गन्ने का साइंटिफिक नेम सैकरम ऑफिसिनेरम। देखिए साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम बोलूँ तो आप लोग समझ लीजिए करिए। ठीक है, कि वही मैं पूछ रहा हूँ, वानस्पतिक नाम ही। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, सैकरम ऑफिसिनेरम। इसको सैकरम बारबेडी, सैकरम स्पॉन्टेनियम गन्ने से क्रॉस करा के प्राप्त किया गया था। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। IISR का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है जो कि लखनऊ में है। SBI का पूरा नाम शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। ISI का नाम इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट है जो कि कानपुर में है। आगे देखते हैं गन्ने में क्रोमोसोम की संख्या जो कि एग्जाम में आने वाला है। तो गन्ने में 80 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 2n बराबर 80 क्रोमोसोम पाया जाता है गन्ने में। ठीक है, याद रखिएगा, गन्ने में 80 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आगे देखते हैं जैविक तनाव के कारक हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आप लोग का जो पूरा सिलेबस है ना, बायोटिका, बायोटिक स्ट्रेस, ब्रीडिंग मेथड, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, इसी सब पे डिपेंडेड है। ठीक है, तो जैविक तनाव के क्या कारक हैं, क्या क्या कारक हो सकते हैं जैविक तनाव के। तो देखिए जैविक तनाव मतलब होता है जिसके अंदर जीव पाया जाता है, जो जीवित होता है उसको बोलते हैं जैविक कारक, जो निर्जीव होता है उसको बोलते हैं क्या, अजैविक कारक। तो जैविक कारक में कीट आ जाएगा, रोग आ जाएगा, खरपतवार आ जाएगा, जानवर आ जाएगा। ठीक है, फंगस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, ये सब क्या है, ये सब जैविक तनाव है। यदि इसके कारण पौधे में कोई नुकसान होता है तो उसको बोलेंगे बायोटिक स्ट्रेस। अब अबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, जो टेम्परेचर, ठीक है, ड्राट, फ्लूड फ्रोस्ट मतलब तापमान, ठीक है, बाढ़, सूखा, ठंडा आदि से कोई भी समस्या होगी पौधे को तो उसको बोलते हैं अबायोटिक स्ट्रेस। इसके अंदर जीव जीव नहीं पाया था लेकिन यह भी नुकसान पहुंचाता है तो इसको अबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं, उसको अबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं यहीं पे और बताता हूँ, पूछ देगा कि गन्ने के प्रजनन का क्या उद्देश्य है, तो उसमें दे देगा कि अधिक उपज। ठीक है, अधिक उपज दे देगा, कीट रोधिता, रोग रोधिता, ठीक है, जल्दी परिपक्वता दे सकता है, और क्या दे सकता है, दे देगा कि बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति प्रतिरोधिता। तो यह आप लोगों का क्या हो जाएगा, यही उद्देश्य है ब्रीडिंग का। ठीक है, अगला है गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो एक कवक होता है कोलेटोट्राइकम फ्लेलकेटम। ठीक है, कोलेटोट्राइकम फ्लेलकेटम, ये एक कवक है जिसके कारण गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो कोलेटोट्राइकम फ्लेलकेटम कवक के कारण गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कितनी होती है। तंबाकू जो होता है उसमें निकोटीन पाया जाता है और वह निकोटीन की मात्रा उसमें कितनी होती है, तो 2 से 8% निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2n बराबर 2x बराबर 34 किसका गुणसूत्र संख्या है। यह ऐसे नहीं याद कीजिएगा, आप लोग ऐसे याद कीजिएगा कि सूर्यमुखी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 34। 2n बराबर 2x बराबर 34। अगला है BSH1 किसका संकर किस्म है, तो सूर्यमुखी का। BSH1
संकर किस्म किस्म किसका है? तो सूरजमुखी का है, सूर्यमुखी का। अगला है गेहूं किसी कारण स्वपरागित फसल है। क्या कारण है कि गेहूं जो है स्वपरागित फसल है? तो क्लिस्टोगैमी के कारण गेहूं जो है वह सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। किसी कारण? क्लिस्टोगैमी के कारण। क्लिस्टोगैमी क्या होता है यह कुछ भी हमने सब कुछ बताया हुआ है आप लोग को पिछले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्च उपज, रोग और कीट प्रतिरोधिता, उच्च गुणवत्ता, जैविक और अजैविक प्रतिरोधिता, यही है प्रजनन का मुख्य उद्देश्य। यदि ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो आप लोग सही कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है टमाटर का कुल है। टमाटर किस कुल से संबंधित है? तो टमाटर का फैमिली पूछा है तो सोलेनेसी फैमिली से आता है टमाटर। आलू किस फैमिली से आता है? तो आलू भी सोलेनेसी फैमिली से आता है, ठीक है। अगला नरबंध लाइन को जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए ए लाइन और ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन होता है, ठीक है। 3 लाइन कौन कौन से? ए, बी, आर। तो इसमें पूछा कि नरबंध लाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ए लाइन, ए नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब आप लाइन बनाएंगे, नरबंध लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ए लाइन रहेगा, एक रहेगा मेल, एक रहेगा फीमेल। तो इसमें जो मेल होता है ये इनएक्टिव होता है और जो फीमेल होता है वह एक्टिव होता है, इसीलिए ए लाइन को नरबंध लाइन बोला जाता है। इसमें जो नर है, ये जो मेल है, ये इनएक्टिव है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ए लाइन बोला जाता है। अगला है सूर्यमुखी के संकर बीज उत्पादन के लिए ए लाइन एवं आर लाइन का अनुपात कितना रखा जाता है? सूर्यमुखी जो उसके संकर बीज उत्पादन के लिए, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ए लाइन एवं आर लाइन का अनुपात कितना रखा जाता है? तो 3:1, सॉरी 3:1। 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन, सॉरी 3:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन। मेंटेनर लाइन किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लोग ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें जो बी लाइन होता है, ए लाइन और बी लाइन, इसको बोलते हैं, सॉरी ए लाइन को तो बोलते हैं नरबंध लाइन और बी लाइन को मेंटेनर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटेनर लाइन, याद रखिएगा। अगला है ब्रेसिका की चतुर्गुणित या टेट्राप्लॉइडी स्पीसीज की उत्पत्ति किसके द्वारा दी गई है? तो नागा हेरू द्वारा, ठीक है। नागा हेरू ने ब्रेसिका की चतुर्गुणित स्पीसीज की उत्पत्ति की थी। अगला क्वेश्चन है आलू का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? तो आलू का उत्पत्ति केंद्र दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका आलू का उत्पत्ति केंद्र है। आलू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आलू में 2n बराबर 4x, 2n बराबर 4x, 2n बराबर 48 समझिएगा, ठीक है। 2n बराबर 4x बराबर 48। अगला अर्जीमोन मैक्सिको एक आपत्तिजनक खरपतवार है, ठीक है। अर्जीमोन मैक्सिकाना किसका एक आपत्तिजनक खरपतवार है भैया? तो अर्जीमोन मैक्सिकाना जो है सरसों का एक आपत्तिजनक खरपतवार, जिसे सत्यानाशी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में दे देगा किसमें सरसों का सबसे आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा? उसमें अर्जीमोन मैक्सिकाना ने देकर सत्यानाशी दे देगा, तो इसके ऊपर ही आपको टिक करना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जब F1 का संकरण किसी भी पितृ से कराते हैं तो उसे जाना जाता है, ठीक है। जब F1 का संकरण किसी उसके पेरेंट, मतलब उसके जो फादर होते हैं उससे कराते हैं, पिता से कराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसे बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। जब प्रथम पीढ़ी का संकरण उसके पिता से कराते हैं तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। अगला है गेहूं के बीज उत्पादन के लिए बीज दर होता है। तो गेहूं के बीज उत्पादन के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो 85 से 100 किलोग्राम। वैसे कितना होना चाहिए नॉर्मली आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो गेहूं के बीज उत्पादन के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो 85 से 100 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है सूर्यमुखी में बीज उत्पादन के लिए ए लाइन का संकरण किया जाता है, ठीक है। सूर्यमुखी में जब बीज को उत्पादन करना होता है तो उसमें ए लाइन का संकरण किससे किया जाता है? तो आर लाइन से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आलू में सिंचाई की क्रिटिकल स्टेज है। आलू में सिंचाई की क्रिटिकल अवस्था कब है? कब सिंचाई करनी चाहिए आलू में, ठीक है। तो जब ट्यूबर फार्मेशन हो, ट्यूबर बन रहा हो, उस समय क्या करना चाहिए? आलू में सिंचाई करना चाहिए, ठीक है, ट्यूबर फार्मेशन के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं आलू के कंद का रंग हरा होता है। आलू का जो कंद होता है उसका रंग हरा क्यों होता है? तो एंथोसायनिन के कारण। एंथोसायनिन के कारण आलू के कंद का रंग हरा होता है, ठीक है। अगला है इंडियन पोटैटो रिसर्च। इंडियन पोटैटो रिसर्च कहाँ पर है? तो शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में है। तो इंडियन पोटैटो रिसर्च कहाँ पर है? शिमला में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आलू का रंग हरा किसके कारण होता है? आलू जो है उसका रंग हरा किसके कारण होता है? तो सोलेनेसी के कारण, ठीक है। सोलेनिन के कारण, सॉरी देखिए सोलेनेसी बोलूँ, सोलेनिन के कारण आलू का जो रंग होता है वह हरा हो जाता है, ठीक है। किसके कारण हो जाता है? सोलेनिन के कारण आलू का रंग हरा हो जाता है। अगला है जौ की साल्ट टॉलरेंस वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है जो जौ की जो साल्ट टॉलरेंस है, लवणता रोधी है? तो अंबर। अंबर जौ की ऐसी वैरायटी है जो कि लवणता रोधी है।
अगला है मैक्रोनी गेहूँ को किस नाम से जाना जाता है? जो मैक्रोनी गेहूँ होता है उसको ट्रिटिकम ड्यूरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ट्रिटिकम ड्यूरम के नाम से जाना जाता है। और हमारे भारत देश में किस गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अगला है जौ का उत्पादन कब किया जाता है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे जौ का पूछा, ठीक है, जौ का उत्पादन कब किया जाता है? तो रबी मौसम में किया जाता है, ये तो आप लोगों को पता है। ऐसे पूछेगा मटर का उत्पादन कब किया जाता है, सरसों का उत्पादन कब किया जाता है, गेहूँ का उत्पादन कब किया जाता है। तो वहाँ पे आप लोग जितने भी रबी क्रॉप हैं कुछ कॉमन क्रॉप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यदि पूछ ले किस मौसम में उत्पादन किया जाता है तो आप लोग बता सके। ठीक है, अब जैसे पूछेगा कि गेहूं का उत्पादन किस मौसम में किया जाता है, तो रबी में किया जाता है। पूछेगा कि चावल का उत्पादन किस मौसम में किया जाता है, तो खरीफ में किया जाता है। इसीलिए ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चिकपी का वानस्पतिक नेम। चिकपी का वानस्पतिक नेम क्या होता है? सीसर एराइटिनम। ठीक है, सीसर एराइटिनम जो इसका साइंटिफिक नेम होता है, बोटेनिकल नेम होता है। इसे बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एलील कहते हैं। जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। ठीक है, आप पूछिएगा एलील है इसमें, तो उसमें दे देगा जीन का वैकल्पिक रूप, तो वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो जीन के वैकल्पिक रूप को ही एलील कहते हैं। अगला है गार्डन पी या पी का बोटेनिकल नेम क्या है? ठीक है, या गार्डन पी गए या नॉर्मल पी गए, उसका साइंटिफिक नेम बोटेनिकल नेम क्या है? तो पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो है इसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गार्डन पी का बोटेनिकल नेम क्या है? तो पायसम सटाइवम है। इसकी ओरिजिन की बात करें तो दक्षिण एशिया या भारत। ठीक है, दक्षिणी एशिया या भारत, सॉरी पश्चिमी एशिया या भारत। यहाँ पर देखिए गलत हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसका उत्पत्ति स्थान है पश्चिमी एशिया या भारत। ठीक है, कौन सा? पश्चिमी एशिया या भारत। इसके फल का प्रकार कौन सा? पॉड है। ठीक है, इसमें प्रोटीन 22.5% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 64% पाया जाता है, और वसा जो है 1.8% पाया जाता है। इसमें स्वपरागण होता है। ठीक है, पुष्प SC3 प्लांट होता है। ठीक है, इतना आप सब याद रखिएगा इसके बारे में। आगे देख लेते हैं गार्डन पी के फूल का रंग कैसा होता है। जो गार्डन पी होता है इसके फूल का रंग कैसा होता है? तो गार्डन पी के फूल का रंग सफ़ेद होता है, आप लोग देखे ही होंगे। अगला क्वेश्चन है किस फसल को गरीबों का दोस्त कहा जाता है? ठीक है, कौन सी ऐसी फसल जिसे गरीबों का दोस्त कहा जाता है? तो आलू को गरीबों का दोस्त कहा जाता है। ठीक है, आलू ऐसी फसल जिसे गरीबों का दोस्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला है लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति टमाटर से और मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला है गोल क्रांति से किससे संबंधित है? तो आलू से संबंधित है। ठीक है, जितना बता रहा हूँ याद रखिएगा भाई, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अगला है कौन सी क्रांति है जो कि कृषि के सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो इंद्रधनुष क्रांति जो है वह कृषि का सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। अगला है एक सदैव की खोज किसने की थी? ठीक है, जो कि उत्परिवर्तन में यूज किया था उसकी खोज किसने की थी? तो रोन्टजन ने की थी। किसने की थी? रोन्टजन ने की थी। भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, क्या बताएं। अगला है डुप्लीकेट जीन एक्शन में टेस्ट क्रास का अनुपात क्या होना चाहिए? जब डुप्लीकेट जीन होता है उसमें टेस्ट क्रास का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। अगला है गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 63 गुणसूत्र होते हैं गेहूं के भ्रूणपोष में। ठीक है, गेहूं के भ्रूणपोष में 63 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम कृत्रिम संकर किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्रथम कृत्रिम संकर थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा बनाया गया था, ये अभी याद रखिएगा। और मैंने जो प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया ना उसको देख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से फंसने वाला है। अगला है चना एवं गेहूं के क्रमशः बीज गुणन का अनुपात कितना होता है? तो 1:10 या 1:20 होना चाहिए। ठीक है, अगला है सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो कितना होता है? तो 9:3:4। अगला है किस फसल में एक लिंगता द्विलिंगाश्रयी एवं पूर्वता पाई जाती है? ठीक है, कौन सी ऐसी फसल जिसमें एक लिंगता द्विलिंगाश्रयी एवं पूर्वता पाई जाती है? तो मक्का। मक्का ऐसी फसल जिसमें एक लिंगता द्विलिंगाश्रयी एवं पूर्वता पाई जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सब। अगला है जीन को कारक किसने बताया? ठीक है, किसने बताया कि जीन एक कारक है? तो मेंडल ने जीन को कारक बोला था। ठीक है, मेंडल ने बताया था कि जीन एक कारक है। अगला है पूसा बोरला किसकी प्रजाति है? तो गेहूं की। पूसा बोरला गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, तो ऐसे ही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को सभी क्रॉप की कम से कम 10 वैरायटियाँ याद होना चाहिए। ठीक है, सभी क्रॉप की कम से कम 10 वैरायटियाँ याद होना चाहिए, क्योंकि वैरायटी पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, अगला है ये जो क्रॉप्स है A × B और C × D,
ये कौन सा क्रॉस है? तो ये डबल क्रॉस है, ठीक है। कौन सा है? डबल क्रॉस है। सिंगल क्रॉस क्या हो गया? ए गुणे बी, ठीक है। ये क्या हो गया? सिंगल क्रॉस हो गया। तो ये डबल क्रॉस हो गया, ठीक है। अगला है दलहनों का राजा किसे कहते हैं? तो चना को कहते हैं। दलहनों का रानी किसे कहते हैं? तो मटर को कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अनाजों का राजा किसे कहते हैं? गेहूं को कहते हैं। अनाजों की रानी किसे कहते हैं? तो मक्के को कहते हैं। दलहनों का राजा चना को, रानी मटर को। तिलहनों का राजा मूंगफली को, तिलहनों की रानी तिल को। सब्जियों का राजा आलू को, सब्जियों की रानी भिंडी को, ठीक है। याद रखिएगा भाई। अगला है 65वां क्वेश्चन। IOR का पूरा नाम बताइए। तो IOR का पूरा नाम होता है इंडियन ऑयल सीड रिसर्च। इंडियन ऑयल सीड रिसर्च, जो कि हैदराबाद में स्थित है। यह आप लोगों के टोटल 65 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए। और उम्मीद करते हैं यह जो मैंने क्वेश्चन बताए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।